हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो अपना पहला प्रश्न है उससे। पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, बताना है। प, फ, ड, ढ, ग, घ और ज और झ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि जो ड और ढ है, यह कैसा व्यंजन है दोस्तों? मूर्धन्य व्यंजन है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन ऐसे होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्ष, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। और इनमें दोस्तों मुख्य रूप से ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ और जो आपने एक स सुना होगा, स्पेशली उसको हम बोलते भी हैं दोस्तों मूर्धन्य स, तो वह इसके अंतर्गत आता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी, यानी कि ड और ढ। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि अर्ध विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है। उद्धरण चिन्ह के पहले, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहाँ कोई निर्देश देना हो और जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो दोस्तों, वहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका जो साइन होता है वह इस तरह से होता है। एक बार इसको आप ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यह अर्ध विराम का साइन होता है। अर्ध विराम को इस साइन से प्रदर्शित किया जाता है। और अर्ध विराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अगर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी अधिक रुकना हो वहाँ लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और दोस्तों, इसके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिसके अंतर्गत मैं, हम। मध्यम पुरुष यानी कि तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष यानी कि वह, वे, यह, ये। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, वहीं प्रथम अन्य तीसरे पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में विशेषण पद है, बताना है। उपासना, उद्गार, आयत, लोचना और वंदना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि आयत लोचना वह विशेषण पद है। आयत लोचना विशेषण पद है। शेष उपासना, वंदना एवं उद्गार क्रियापद है। और आयत लोचना का अर्थ बड़ी बड़ी आँखों वाली होता है। तो दोस्तों, आप अभी याद रखेंगे कि आयत लोचना का अर्थ क्या होता है? बड़ी बड़ी आँखों वाली। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं दोस्तों? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, मोहन साइकिल चलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आम और साइकिल कर्म है तथा खाना और चलाना क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मंत्री जी ने दोस्तों पर्याप्त समय दिया है, तो पर्याप्त एक क्रिया विशेषण है। तो यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है दोस्तों? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि जो पर्याप्त शब्द है वह एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, हमको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो रिक्शा है, ऊँट है, भैंस है और ट्रक है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर जो भैंस है यह जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। भैंस स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द भैंसा होता है, जबकि ऊँट पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द ऊँटनी होता है। ठीक है, तो आप ऊँट से कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। ऊँट जो है स्त्रीलिंग, ऊँट जो है पुल्लिंग शब्द है और बाकी इसका स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा? ऊँटनी होगा, ऊँटनी। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे, डिब्बियाँ, डिब्बा और डिबिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि डिब्बा जो है वह डिब्बे शब्द का एक वचन है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? पूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, सामान्य भूत का और अपूर्ण भूत का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि लता गीत गा रही थी, यह जो है अपूर्ण भूत का उदाहरण है। लता गीत गा रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल वह होता है जिसमें अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं है। जैसे गीता सो रही थी, वह खा रहा था, तो यह सभी जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? माँ खाना बनाती है, रवि आम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है और शीला से खाया नहीं जाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि शीला से खाया नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं, और ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होते हैं तथा सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं। जैसे गर्मी के कारण मुझसे खेला नहीं जाता, भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया होती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? कर्ता के साथ सदैव, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, भविष्य काल के कर्ता के साथ और वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ हिंदी में ने परसर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ने परसर का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे मोहन ने पुस्तक लिखी, रहीम ने खाना खाया, राघव ने गीत गाया। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि अंध का तद्भव क्या होगा? अंधा, उत्र, अध और आम्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि अंध का तद्भव क्या होगा दोस्तों? अंधा होगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि आच्छादन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो आ प्लस छादन यानी कि आच्छादन होता है, और बाकी आ उपसर्ग से बने और शब्द दोस्तों जैसे आजीवन, आमरण, आगमन, आरक्षण, आभूषण आदि जो है वह होते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्पायु में प्रत्यय बताया जाए दोस्तों तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि यहाँ पर आयु प्रत्यय लगा है, यानी कि अल्प जो है मूल धातु है और उसमें जो है वह आयु प्रत्यय लगा है, तब यह शब्द अल्पायु का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि आधुनिक का विलोम है दोस्तों समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन और समसामयिक। तो हमें दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। तो आधुनिक का विलोम दोस्तों क्या होगा? प्राचीन होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम दोस्तों क्या होता है? नवीन होता है। अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है, तथा समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? यहाँ पर बताना है दोस्तों कि शिष्ट का विलोम क्या होगा? अवशिष्ट, अशिष्ट, निकृष्ट और विशिष्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि शिष्ट का विलोम क्या होता है दोस्तों? अशिष्ट होता है। बाकी निकृष्ट का विलोम दोस्तों उत्कृष्ट होता है, विशिष्ट का साधारण, और अवशिष्ट का विलोम दोस्तों अशेष होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी कि रसना, जिह्वा, जबान, चाप, धनु, चपला, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, कुबेर, राजराज और यक्षराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि चाप, धनु और चपला यह जो है
परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम कि चाप चपला आपस में तो पर्यायवाची हैं, परंतु जो है धनु आपस में पर्यायवाची नहीं है। धनु यानी कि दोस्तों धनु का पर्यायवाची क्या होता है? सारंग होता है, चाप होता है, सरासन होता है, धनुष होता है, धनुई इत्यादि। और चपला जो है दोस्तों इनसे अलग है। चपला जो है विद्युत के लिए विद्युत, दामिनी, तड़ित और चंचला जो है यह जो है चपला का अन्य पर्यायवाची होता है। यानी कि धनु अलग है, क्योंकि धनु और जो है यहाँ पर चाप यह जो है धनुष के लिए होता है, जबकि चपला जो है वह विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी रचना, जीवा, जबान यह सभी पर्यायवाची हैं। निर्वाण, कैवल्य और मुक्ति यह भी पर्यायवाची हैं। और कुबेर, राजराज और यक्षराज यह सभी जो है पर्यायवाची हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः, यानी कि ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि इनके अगर क्रमशः पर्यायवाची शब्द दोस्तों तो ब्रह्मा का चतुरानन, सेवक का भृत्य और ग्रीष्म का जो है क्या होता है दोस्तों? निदाग होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। नासिका, कान, अंग और नेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि अनेकार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? अंग होगा। अंग एक अनेकार्थी शब्द है। अंग के अर्थ होते हैं दोस्तों भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव और एक देश का नाम। यह जो है अंग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्रा और इंद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि इंद्राणी और सुरपति यह जो है सही शब्द युग्म होगा। इंद्र का अर्थ दोस्तों, इंद्रा का अर्थ यहाँ पर इंद्राणी होता है और इंद्र का अर्थ दोस्तों वह जो है सुरपति होता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, अदृश्य और अदर्शनीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि जो देखने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? अदर्शनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अवर्णनीय। जो दिखाई न दे अप्रत्यक्ष, और जो वस्तु हमारी आंख से दिखाई न दे उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अदृश्य कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम फर्स्ट चैनल का टारगेट यह है कि आपको कम समय में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाए व्याख्या सहित। और दोस्तों अगर आप चैनल से जुड़ते हैं और अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको एग्जाम हॉल में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर कम समय में उल जलूल की बातें नहीं की जाती है दोस्तों, यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा जो है कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अग्रणी, अग्र, अग्रज और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि जिनका जन्म पहले हुआ हो दोस्तों उसके लिए हम एक शब्द क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रज कहते हैं। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी, जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज, और जिसका कभी अंत न हो उसको अनंत, और आगे आने वाला वह जो है आगामी कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 की कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सी, यानी कि कल्पांत में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में दोस्तों होता क्या है कि जब हर्ष या दीर्घ यानी कि ओ छोटी छोटा ऊ री के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ ओ छोटी छोटा ऊ और री स्वर आते हैं, तो दोनों मिलकर जो है यह दीर्घ यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। जैसे देवालय, कविंद्र, लघुर्मी, कल्पांत यह सभी जो है दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 25 हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि अनुरूप में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और अव्ययी भाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि अनुरूप में कौन सा समास होता है दोस्तों? अव्ययी भाव। अनुरूप यानी रूप के अनुसार, अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, जैसे यथाशीघ्र यानी कि जितना शीघ्र हो सके। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। कि बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह
विकल्प सी यानी कि उसके प्राण पंखेरु उड़ गए, यह जो है गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये अंक की मात्रा है यह नहीं रहेगी, सिंपल क्या होगा कि पखेरु, अंक की मात्रा नहीं रहेगी, इस वजह से जो है यह गलत है। अब दोस्तों भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के रस सूत्र यानी कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी यानी कि संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसको व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, तो इन्होंने केवल इन्हीं को जो है रस की निष्पत्ति माना है। संचारी अस्थाई भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला यहाँ पर मात्रिक छंद जो है वह प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, क्या होता है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और यमक अलंकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 30 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यति का क्या अर्थ है? यति का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि यति का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि यति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विराम होता है। यति का अर्थ विराम होता है। यति का तात्पर्य रोक या रुकावट से होता है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि दिन खोजा तिन पाइयाँ लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जो श्रम करते हैं उन्हें सफलता मिलती ही है। जिन खोजा तिन पाइयाँ यानी कि जो श्रम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, जबकि करे कोई भरे कोई का अर्थ है अपराध कोई करे दंड किसी और को मिले। बाकी अन्य विकल्प जो है वह असंगत हैं। 32 नंबर देखेंगे कि छोटा मुंह बड़ी बात, या तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि छोटा मुंह बड़ी बात। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यह कथन जो है किसका है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। अब दोस्तों जो आगे के प्रश्न है वह जो है इस अपठित गद्यांश से पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप जो है टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप जो है गद्यांश को एक बार रीड करिएगा दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर और जो है प्रश्नों को देख लेते हैं कि गद्यांश में किन की समस्याओं का उल्लेख है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि स्त्रियों की। दोस्तों आपको गद्यांश से भागना नहीं है दोस्तों, आपको परीक्षा में आपसे जरूर गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे 4 से 5। तो यह काफ़ी आसान होता है दोस्तों, आप 1 से 2 बार गद्यांश को पढ़ करके आराम से एलिमिनेट करके प्रश्नों का उत्तर सही से दे पाएंगे, परंतु आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि शिक्षा जो है समस्याएं सुलझा सकती हैं, इसलिए शिक्षा को जादू भरा कहा गया होगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे क्या कर पाएंगी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। और प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, यह कथन है कैसा? पूर्णतः सटीक, पूर्णतः असंगत, आंशिक रूप से विचारणीय और आंशिक रूप से संगत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि यह कथन कैसा है दोस्तों? पूर्णतः सटीक है। किसके अनुसार? गद्यांश के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 16 के सभी 37 प्रश्नों को यहाँ पर हमने देखा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपने इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आप उत्तर जो है कि जानते थे। और दोस्तों यह एक रिवीजन सीरीज है, तो आप जितना से ज़्यादा रिवीजन करेंगे दोस्तों आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, वह जो है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलता हूँ दूसरा जो है सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य जागरूकता के अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।